नमस्कार, मैं लव कुमार। स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम द डेली शो विथ लव कुमार के पहले एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फैसलों को लेके, जो फैसले हम करते हैं, आप करते हैं, हमारी सरकारें करती हैं, हमारी भलाई के लिए करती हैं। लेकिन क्या ये फैसले जो हमारी सरकारें करती हैं हर वक्त हमारे लिए सही होता है? जी हाँ, क्योंकि पिछले साल ही जब हमारी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, ये फैसला हमारे लिए कितना सही था, आम नागरिकों के लिए ये फैसला कितना सही था। क्योंकि नोटबंदी के बाद हजारों की संख्या में लोग बैंकों की कतारों में लगे रहे, बिना खाए बिना पिए। लेकिन इससे सरकार को क्या फ़र्क पड़ा? और विपक्ष ने सबसे बड़ा सवाल नोटबंदी पर यह कहकर उठाया था कि इससे हमारी विकास दर घट सकती है। और पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में भाषण दिया था कि इससे हमारी विकास दर में 2% की गिरावट आ सकती है। और पिछले ही वीक जब ये नई जीडीपी की दरें आई तो इसमें हमारी विकास दर 6.1 हो गई। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जो नोटबंदी का फैसला है ये बिना सोचे समझे लिया गया था, क्योंकि इससे दूरदर्शिता नहीं झलकती। क्योंकि पिछले जब नोटबंदी लागू था तो 60 दिनों में 60 नोटिफिकेशन आए नोटबंदी को लेके। हर दिन एक नया नोटिफिकेशन कि आपको इतने पैसे निकालने हैं, इतने जमा करने हैं, यहाँ जमा करने हैं, ऐसे करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इसके अलावा भी कई सारी खबरें आई। अभी आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेशी महिला के बारे में, जो नोटबंदी से कितना प्रभावित हुई। जी हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर ये जीडीपी में नोटबंदी से क्या असर पड़ा और क्यों जीडीपी गिरी। तो इससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश के गारमेंट फैक्ट्री में 9,000 रुपए के मासिक वेतन पर काम करने वाली तलाकशुदा महिला फातिमा, जो कि उसका बदला हुआ नाम है, वो अपने एक सहकर्मी द्वारा भारत में अच्छी नौकरी देने की लालच में भारत आती है। फातिमा बिना अपने माँ बाप को बताए भारत आ जाती है और यहाँ वो दलाल के माध्यम से मुंबई पहुँच जाती है, जहाँ उसे महज 50,000 रुपए में एक नेपाली महिला को बेच दिया जाता है, जो एक वेश्यालय चलाती थी, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी देह व्यापार करना पड़ता है। मुंबई, बेंगलुरु और कई बड़े शहरों में घूमने के बाद आखिरकार उसे पुणे का रेड लाइट इलाका उसका अड्डा बन गया। वहीं से कुछ दिन पहले पुणे शहर की पुलिस ने उसे छुड़ाया और एक गैर सरकारी संस्था को सौंप दिया, जिसके बाद संस्था के लोगों ने बांग्लादेशी उच्चायोग से उसके घर वालों का नाम और ठिकाना पता किया। जांच पड़ताल होने पे पता चला कि उसका नाम फातिमा नहीं बल्कि आयशा है। उसके घर जाने की तैयारी भी हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके बाद सामने आया। आयशा ने बांग्लादेश जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने लिखा कि भारत में अपने ग्राहकों से टिप में मिले कुछ पैसे बचा रखे हैं, मगर उनमें से अधिकतर 500 और 1000 के पुराने नोट हैं, जो रद्दी हो गए हैं। अत्यंत कष्ट और कलंक से उठाकर कमाए गए उनमें से कुछ 1000 रुपए यदि प्रधानमंत्री मोदी बदलवा दे तो वो उनकी कृतज्ञ रहेगी। जी हाँ, फातिमा के पास 12-13 हजार रुपए हैं, जिन्हें वो बदलवाना चाहती थी। चिट्ठी में फातिमा ने लिखा कि बेंगलुरु के रेड लाइट एरिया में जब वो काम करती थी तो कोठे के मालिक के हाथ से एक भी पैसे नहीं मिलते थे, मगर ग्राहक खुशी से जो टिप देते थे वो पेटीकोट के भीतर छिपा कर रख लेती थी। इसमें से अधिकतर 500 और 1000 रुपए के नोट थे, जो अब किसी काम के नहीं रहे। 10,000 रुपए शायद कई लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम ना हो, मगर फातिमा के लिए उनका मोल बहुत ज्यादा है। और अगर उसकी वापसी से पहले भारत सरकार उसके नोटों को बदल सके तो ये ना केवल फातिमा के लिए आर्थिक मदद होगी, बल्कि ये उनकी आगे की जिंदगी के लिए एक अमूल्य स्मृति बनकर रह जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकलौती फातिमा की ये कहानी हो, ऐसी दूसरी हजारों असहाय नारियों की कहानी है जो अच्छे काम की तलाश में भारत आती हैं और एक अंधेरी जिंदगी में फंस कर रह जाती हैं। लेकिन ये तो कहानी थी उस बांग्लादेशी महिला की, लेकिन भारतीय नागरिक और भारतीय जीडीपी पे नोटबंदी का क्या असर हुआ और इसके लेके हमें क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, आइए जानते हैं हम अपने सीनियर कलीग विनय गोयल जी की राय। पिछले साल नवंबर में बीजेपी सरकार ने जो नोटबंदी का अहम फैसला लिया था, उससे हमारे देश की जो जीडीपी में बहुत सी गिरावट देखी जा रही है, उसके बारे में ये बताया जा सकता है कि छोटे उद्योग जो कि कम पूंजी वाले होते थे, नोटबंदी के कारण काफ़ी नुकसान में रहे और अधिकतर उद्योग बंद होते चले गए। जीडीपी का असर इस बार उसके नवंबर के बाद अब 8-9 महीने के बाद देखने को मिल रहा है। हमारे देश में जो जीडीपी का 1% रेट गिरा है, उससे हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हमारे देश की जो छवि
धूमिल हुई है, उससे बारे में ये कहा जा सकता है विपक्षियों को भी मौका मिला है कि जहाँ 7% का हमारा जीडीपी होता था, आज वो 6 पॉइंट पे रह गया है। तो इससे इस सरकार के इस फैसले पे सवालिया निशान लग रहे हैं। खैर, इससे इतर हम आपको लिए चलते हैं एक और बड़े फैसले की तरफ। जी हाँ, ये फैसला है पेरिस समझौता, जहां पिछले ही वीक राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले से अमेरिका को ये कहकर बाहर कर दिया कि अमेरिका को इससे नुकसान हो रहा है और भारत और चीन जैसे देशों को फ़ायदा पहुंच रहा है। भारत को इससे प्रतिवर्ष $1 अरब मिलते हैं और चीन कोयले की खदानों से बिजली संयंत्रों को चला सकता है, लेकिन अमेरिका को ये करने की इजाज़त नहीं है। इससे हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और हम अपने देश को महान बनाना चाहते हैं, इसलिए इस फैसले से बाहर आते हैं। लेकिन ये फैसला कितना सही है, क्योंकि जब 2012 में इस फैसले पे पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि इस फैसले से अमेरिका में नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा और हम पुरानी टेक्नोलॉजी से हटकर नए टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वहीं जब राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं तो वो इस ओबामा द्वारा इस फैसले को गलत करार दे देते हैं और कहते हैं इस फैसले से बेरोजगारी बढ़ी है और हम अपने देश में रोजगार लाने के लिए पेरिस समझौता तोड़ते हैं। लेकिन ये फैसला कितना सही है, इस पे हमारे देश की जलवायु में क्या परिवर्तन आएगा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेरिस समझौते को व्यापार समझौते की तरह देख रहे हैं। पेरिस समझौते के तहत 195 देशों ने संकल्प लिया था कि वो विश्व का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। यह लक्ष्य अब दूर होता नजर आ रहा है। आज भारत का तापमान औद्योगिकीकरण के दौर के पहले की तुलना में 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इसकी वजह से देश में कहीं सूखा बढ़ता जा रहा है तो कहीं बाढ़ से लोग परेशान हैं। गर्मियों में लहर की वजह से सैकड़ों लोग मर रहे हैं, जबकि तापमान सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा है और जब 2 डिग्री तक ये बढ़ जाएगा तो सोचना मुश्किल है कि तब क्या होगा। और हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों में 60% ऐसे हैं जो पूरी तरह से मानसून के भरोसे रहते हैं और जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव मानसून पर ही पड़ेगा। अगर अमेरिका ने अपने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम नहीं करेगा तो भारत पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। अगर हम इतिहास पर ही नजर डाल ले तो पूरे विश्व में जितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन अमेरिका करता है उतना कोई देश नहीं करता। अकेले अमेरिका का योगदान 21% है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो पर्यावरण जितना प्रदूषित करेगा उसे बचाने के लिए उतनी ही रकम खर्च करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से तो अमेरिका को 21% की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जहां तक बात कोयले की है जिसे लेकर अमेरिका भारत पे आरोप लगा रहा है, तो सच्चाई ये है कि आज भी अमेरिका भारत से ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करता है और खपत करता है। वो भारत और रूस की तुलना में गैस का उत्पादन और इस्तेमाल भी ज्यादा करता है। आज भी अमेरिका विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला देश है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका में आज हर व्यक्ति 15,000 किलोवाट बिजली खर्च करता है, जबकि भारत में आज भी 30 करोड़ लोगों के पास बिजली नहीं है और वहीं भारत में ये औसत 1,000 किलोवाट प्रति व्यक्ति है। ट्रंप द्वारा की जा रही ये तुलना नासमझी को दर्शाती है, क्योंकि आज भी भारत गरीबी और विकासशील देश है, ना कि विकसित देश। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ट्रंप पेरिस समझौते को व्यापार समझौता समझ रहे हैं और जाहिर सी बात है वो हो भी क्यों ना, वो एक उद्योगपति रहे हैं और इसलिए वो हर समझौते को उसी पैमाने पर तौल कर देखते हैं। उन्हें पेरिस समझौते की वास्तविकता उनको समझ में नहीं आ रही है कि उसका अमेरिका को क्या फायदा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार भारत की हो या चाहे अमेरिका की हो, फैसले लेने से पहले सरकारें उतना सोच विचार नहीं करती। जब परिणाम आता है, फैसले लागू होने के बाद जो परिणाम आते हैं उनसे पता चलता है कि ये फैसले कितने सही थे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।